नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम अपडेट में। आज हम उपस्थित हैं समसामयिक घटना चक्र आय दृष्टि के अद्यतन खगोलीय गतिविधियों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दी गई। तो याद रखिए यह एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन मिशन था। ठीक है। और इसका जो परिव्यय है अर्थात इसमें 2104.06 करोड़ रुपए का परिव्यय किया जाएगा। ठीक है। और यह आगामी मिशन चंद्रयान 4 मिशन तो भारत जो है 2040 तक चंद्रमा पर मानव को लैंड कराने की यह मिशन है। ठीक है कि चंद्रमा पर मानव को पहुंचाना है वर्ष 2040 तक। जो चंद्रयान 4 मिशन है इसका जो समय होगा ये 36 माह तक होगा। ठीक है। ये 36 माह तक होगा। अगला देखते हैं भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। गगनयान मिशन के विस्तार के तहत इसकी संकल्पना की गई है कि भारत का स्वयं का एक अंतरिक्ष स्टेशन होना चाहिए। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का प्रथम मॉड्यूल जो है वो 2028 तक प्रस्तावित है। और इसका जो ऑपरेशनल कंडीशन में इसे लाया जाएगा वो लगभग 2035 तक यह ऑपरेशनल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है। तो याद रखिए इसका निर्माण का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2035 तक है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं वीनस आर्बिटर मिशन। वीनस आर्बिटर मिशन शुक्र ग्रह के अन्वेषण हेतु सघन वायुमंडल की जांच के लिए इसे लॉन्च किया गया है वीनस ऑर्बिटर मिशन को। ठीक है। और इसका जो प्रक्षेपण है यह 2028 तक किया जाएगा। 1236 करोड़ रुपए की फंड की मंजूरी इसमें दी गई है। ठीक है। और हम देखते हैं कि शुक्र ग्रह से संबंधित अन्य कौन कौन से मिशन है। तो याद रखिए एक है मैरिनर 2 मिशन। ठीक है। दूसरा है सबसे फेमस मिशन जिसे हम मैगलन मिशन के नाम से जानते हैं। यह भी शुक्र ग्रह के अन्वेषण से संबंधित है। नेक्स्ट है वीनस एक्सप्रेस। अगला है वेराइटीज। ठीक है। और पांचवा जो मिशन है वो है दा विंची। ठीक है। दा विंची मिशन भी काफी ज्यादा फेमस मिशन है। ठीक है। तो मैगलन मिशन और दा विंची मिशन इसे हम याद रखेंगे कि ये दोनों शुक्र ग्रह से संबंधित है। याद रखिए एक शनि ग्रह से संबंधित है। ठीक है। शनि ग्रह से संबंधित है जिसका नाम है कैसनी ह्यूगोन्स। कैसनी ह्यूगोन्स। ठीक है। कैसनी ह्यूगोन्स यह शनि ग्रह से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान। तो NGLV न्यू जनरेशन लॉन्च्ड व्हीकल ये अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान है। याद रखिए ये LV-M3 को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है। और LV-M3 की अपेक्षा NGLV जो है यह 3 गुना अधिक भार ले जाने में सक्षम है। और LV-M3 की अपेक्षा जो NGLV है ये लगभग इसकी जो कॉस्ट होगी वो मात्र 1.5 गुना ही अधिक है। ठीक है। इसकी 3 विकासात्मक उड़ानें की जाएंगी D1, D2 एंड D3। 4 टन वजनी भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण में यह सक्षम होगा जो हमारा NGLV होगा। ठीक है। न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल होगा। अगला देखते हैं पोलारिस डॉन मिशन। पोलारिस डॉन मिशन क्या है? तो याद रखिए कि स्पेस एक्स द्वारा फाल्कन 9 हैवी रॉकेट से ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। और इसमें 4 सदस्यीय दल जो है उनको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। अब इन 4 सदस्यीय दल को देख लेते हैं कि इनमें कौन कौन से व्यक्ति शामिल हैं। तो ये पहले हैं जेरार्ड इसेकमैन। याद रखिए जो जेरार्ड इसाकमैन है ये शिफ्ट फॉर पेमेंट इंक के संस्थापक भी हैं। ठीक है। दूसरा है साराहस गिलिस। तीसरे हैं स्कॉट पोटिट। और चौथे जो हैं वो भारतीय मूल के हैं अन्ना मेनन। ठीक है। तो याद रखिए ये 4 लोग शामिल हैं पोलारिस डॉन मिशन के जो कि स्पेस एक्स का है इसमें। अगला देखते हैं ISS हेतु संयुक्त एक्सियोम
स्पेस इसरो मिशन, ठीक है। एक्सियोम स्पेस इसरो मिशन के अंतर्गत क्या है, तो याद रखिए 4 भारतीयों को जो है इसे अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने जाने की इसमें योजना शामिल है। अभी देखते हैं कि कौन-कौन से भारतीय हैं जिन्हें भेजा जाना तय हुआ है। तो याद रखिए पहले हैं प्रशांत बालकृष्ण नायर, दूसरे हैं अजीत कृष्णन, तीसरे हैं अंगद प्रताप और चौथे व्यक्ति हैं शुभांशु शुक्ला। तो इन 4 व्यक्तियों का नाम हमें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल नहीं है। तो हमें इन 4 व्यक्तियों का नाम अवश्य मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं मिशन रूमी 2024, ठीक है। अब इसके अंतर्गत क्या है, याद रखिए इसके अंतर्गत है कि रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट का निर्माण किया गया, ठीक है। तमिलनाडु इसे लॉन्च कहाँ से किया गया, तो याद रखिए कि तमिलनाडु का एक तटीय गांव है जिसका नाम है थिरुविंदथाई, ठीक है। थिरुविंदथाई गांव से इसे लॉन्च किया गया। और ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि द मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो याद रखिए जो द मून मैन ऑफ इंडिया कहते हैं वो श्री अन्ना दुरई को कहते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए 3 स्टार का क्वेश्चन बन सकता है कि द मून मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो ये श्री अन्ना दुरई को द मून मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं SSLV-D3 EOS-08 मिशन, ठीक है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। और EOS-08 यह एक भू अवलोकन उपग्रह है, ठीक है। और ये जो भू अवलोकन उपग्रह है इसे हम एक प्राइवेट कंपनी जो कि चेन्नई का बेस्ड स्टार्टअप है स्पेस रिक्शा, ठीक है, इसके द्वारा इसे लॉन्च किया जा रहा है। इसका जो वजन होगा वो होगा 175.5 केजी। अब SSLV यानी कि इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, तो इसका फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च्ड व्हीकल, ठीक है, या छोटे सैटेलाइट को प्रक्षेपित करने में इसका प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं पुष्पक, इसरो का पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण यान, ठीक है। अब इसरो द्वारा भी पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण यान का निर्माण स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। रीयूजेबल लॉन्च्ड व्हीकल। अब हम देखते हैं कि यह एक तीसरा एवं अंतिम परीक्षण जो इसका है वह संपन्न हुआ, ठीक है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग वैमानिक परीक्षण क्षेत्र में, ठीक। वैमानिक परीक्षण क्षेत्र में कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसका तीसरा परीक्षण किया गया। यह पंखनुमा आकृति का होने के कारण, ठीक है, पंखनुमा आकृति के होने के कारण इसका नाम पुष्पक रखा गया है। याद रखिए पुष्पक वही विमान था जिसे श्री राम जी अयोध्या वापस आए थे, ठीक है। तो इस वजह से इसका नाम भी पुष्पक रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट जो है वो लॉन्च किया गया है, 3D प्रिंटेड इंजन वाला। याद रखिए इसका जो नाम है 3D प्रिंटेड रॉकेट का, इसका नाम है अग्निबाण, ठीक है। यह हमारे लिए 3 स्टार का क्वेश्चन है कि 3D प्रिंटेड रॉकेट का क्या नाम है, तो अग्निबाण SOR टेड, ठीक है। और याद रखिए यहाँ आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसे लॉन्च किया गया और जो कंपनी लॉन्च की इसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड। यह भी एक चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है, ठीक है। तो पूछा जाएगा कि 3D प्रिंटेड इंजन युक्त प्रथम रॉकेट किसने लॉन्च किया, तो अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। यह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। पहली बार किसी निजी लॉन्च पैड से यह प्रक्षेपित किया गया, ठीक है। अच्छा ये जो अग्निबाण SOR टेड है इसका फुल फॉर्म क्या है, अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमोन्स्ट्रेटर इसका फुल फॉर्म है, ठीक है। और इसमें सेमी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, सेमी क्रायोजेनिक इंजन। और इस इंजन का नाम है अग्निलेट, ठीक है। इंजन का नाम याद रखेंगे और रॉकेट का नाम भी हमें याद रखना है। रॉकेट का नाम है अग्निबाण और इंजन का नाम है अग्निलेट, ठीक है। अगला आर्टिकल हम देखते हैं ब्लू ओरिजिन का NH-25 मिशन, ठीक है। यूएस बेस्ड कंपनी जो है ब्लू ओरिजिन, ठीक है। इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया।
6 उद्यमियों को लेकर यह अंतरिक्ष में जाएगा और इनमें एक भारतीय भी शामिल है जिनका नाम है गोपी थोटापुरा, ठीक है? तो ब्लू ओरिजिन मिशन में जो भारतीय शामिल है इनका नाम हमें बिल्कुल भी याद रखना है। इनका नाम है गोपी थोटापुरा, ठीक है? और ये सेकंड इंडियन पर्सन होंगे। ये सेकंड इंडियन पर्सन होंगे जो अंतरिक्ष में जाएंगे। भारत का द्वितीय अंतरिक्ष कोर्ट, तो याद रखिए यह कुलशेखर पट्टनम थूथुकुडी में इसे स्थापित किया गया है और इसका प्रयोग जो होगा एसएसएलवी यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसके में किया जाएगा लॉन्च करने में। नेक्स्ट देखते हैं 2005 EX 296 क्षुद्र ग्रह। अब इस क्षुद्र ग्रह की खासी बात यह है कि इसका नामकरण जो किया गया है वो प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर किया गया है। किट पीक नेशनल ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से इस क्षुद्र ग्रह की खोज की गई थी, ठीक है? तो याद रखिए कि हमें यह याद रखना है कि इसका नामकरण किसके किनके नाम पे किया गया है, तो प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। स्टैट्यू ऑफ शिव शक्ति चंद्रयान 3 के उतरने का स्थान है, ठीक है? जिसका नाम शिव शक्ति बिंदु रखा गया है और इसकी घोषणा जो है वो प्रधानमंत्री जी द्वारा की गई। नेक्स्ट आर्टिकल, अच्छा हाँ, एक चीज और इम्पोर्टेंट है। शिव शक्ति पॉइंट तो जो है उसका चंद्रयान 3 के उतरने का स्थान है। अगर पूछे चंद्रयान 2 के उतरने का स्थान क्या है, चंद्रयान 2 का याद रखिए इसका नाम है तिरंगा पॉइंट, तिरंगा पॉइंट, ठीक है? चंद्रयान 3 के उतरने का स्थान शिव शक्ति पॉइंट और चंद्रयान 2 के जो मलबा जो गिरा था उसका जो बिंदु है वो कौन सा है, तिरंगा पॉइंट है, ठीक है? चंद्रयान 2 जो कि इसकी सफल लैंडिंग नहीं हो सकी थी, लेकिन इसका मलबा जहां गिरा था उसका नाम तिरंगा पॉइंट रखा गया है। याद रखिए चंद्रयान 3 मिशन जो है वो सफल रहा था, ठीक? और चंद्रयान 3 मिशन जो था ये चंद्रमा के साउथ पोल पर इसे इसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराई गई थी, ठीक है? चंद्रमा के साउथ पोल पर। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। विक्रम वन के चरण 2 का परीक्षण किया गया, ठीक है? विक्रम वन जो प्रक्षेपण यान है इसका परीक्षण किया गया 27 मार्च 2024 को और ये जो है इसका परीक्षण किसने किया, स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा इसका परीक्षण किया गया। और विक्रम यान का जो प्रक्षेपण यान है इसका जो सेकंड चरण है इसका नाम कलाम 250 रखा गया है जबकि तीसरे चरण का नाम कलाम 100 रखा गया है, ठीक है? नोट देखते हैं कि प्रथम वाणिज्यिक या रॉकेट होगा, ठीक है? यह प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट होगा, कार्बन फाइबर से निर्मित होगा और इसमें 3D प्रिंटेड तरल इंजन युक्त इसमें प्रयोग किया जाएगा, तरल इंजन का इसमें प्रयोग किया जाएगा, 3D प्रिंटेड इंजन, ठीक है? इस कंपनी जो स्काई रूट एरोस्पेस है, ठीक है? इसने ये एक योजना लॉन्च की है जो कि महिलाओं को अंतरिक्ष के क्षेत्र में आगे बढ़ाने हेतु यह योजना है जिसका नाम है कल्पना फेलोशिप, ठीक है? तो स्काई रूट एरोस्पेस महिलाओं को अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे बढ़ाने हेतु इस कल्पना फेलोशिप को इसने लॉन्च किया है। तो यह भी हमारे लिए 3 स्टार का क्वेश्चन है। ये पूछा जाएगा कि किस स्टार्टअप ने हाल ही में कल्पना फेलोशिप लॉन्च किया गया है। तो याद रखिए ये कल्पना फेलोशिप लॉन्च किया है स्काई रूट एरोस्पेस ने और पूछेगा कि महिलाओं को अंतरिक्ष क्षेत्र में आगे बढ़ाने हेतु कौन सी योजना लॉन्च की गई है, तो याद रखिए इसका नाम है कल्पना फेलोशिप। तो हमारे एग्जाम्स में दो तरीके का क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। ओडोसियस चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान बना है, ठीक है? कैनेडी स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से। इस मिशन के तहत नोवा सी रोबोटिक चंद्र लैंडर को दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में मैलापार्ट इक्वेटर में
निकट इसे उतारा गया। तो याद रखिए कहाँ पर उतरा यह, मैलापार्ट ए क्रेटर के पास। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 1972 में अपोलो 17, ठीक है, अपोलो 17 जो है ये चांद की सतह पर लैंड करने वाला पहला अमेरिकी अंतरिक्षयान था। ठीक है, मतलब इसके पहले भी अपोलो के कई सीरीज लॉन्च हो चुकी थी, जैसे अपोलो 11। ठीक है, अपोलो 11 जो है यह 1969 में अमेरिका का मानव मिशन था, चंद्रमा पर मानव मिशन। ठीक है, चंद्रमा पर यह मानव मिशन था। ठीक है, इसके बाद अपोलो की कई श्रृंखलाएं लॉन्च की गई, जिनमें से अपोलो 17 जो था वो लास्ट था, जब चंद्रमा पर इसका अमेरिका का कोई अंतरिक्षयान उतरा था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। HAPS का सफल परीक्षण किया गया। ठीक है, HAPS का सफल परीक्षण किया गया। सौर ऊर्जा संचालित यह एक छद्म उपग्रह होगा। ठीक है, न्यू जनरेशन अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल जो है इसका एक प्रोटोटाइप है। ठीक है, और इसकी खासी बात यह है कि यह समताप मंडल तक उड़ान भरने में सक्षम है, अर्थात यह लगभग 50 किलोमीटर ऊंचाई तक, हाइट तक यह उड़ान भरने में सक्षम होगा। और कर्नाटक के चित्रदुर्ग में इसे इसका परीक्षण किया गया। ठीक है, और इसका जो ध्येय है वो आपदा प्रबंधन में इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में। नेक्स्ट, GSLV F14 इनसैट 3DS मिशन श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसे लॉन्च किया गया, और इसका जो मुख्य ध्येय है यह मौसम उपग्रह विज्ञान है, और यह मौसम संबंधी जानकारी हमें प्रदान करेगा। नेक्स्ट, इनसैट 3DS उपग्रह का डाटा जो है उसी का प्रयोग कौन कौन करेंगे, तो याद रखिए इनसैट 3DS जो उपग्रह है इसका जो डाटा है इसका प्रयोग IMD द्वारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है, इसके द्वारा किया जाएगा, जो मौसम की भविष्यवाणी करता है। राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा द्वारा इसका प्रयोग किया जाएगा। राष्ट्रीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान जो कि पुणे में स्थित है इसके द्वारा भी। राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई के द्वारा इसका प्रयोग किया जाएगा। वहीं भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र हैदराबाद के द्वारा इस डाटा का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यह हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, और यह एक भूतुल्यकालिक उपग्रह का प्रमोशन जो यान के रूप में इसकी 16वीं उड़ान थी। वहीं हम बात करें स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण के रूप में इसकी यह 10वीं उड़ान थी, और GSLV की रूप में इसकी जो 7वीं परिचालन उड़ान थी। तो यह भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। PSLV C-58 एक्सपोसैट मिशन। ठीक है, श्रीहरिकोटा से उड़ान भरी इसने। ठीक है, और PSLV की यह 60वीं उड़ान थी। और एक्सपोसैट जो है एक्स-रे ध्रुवणमापी उपग्रह है, और पोलिक्स का विकास जो है इसका किया गया रमन अनुसंधान संस्थान द्वारा, और इसका जो जीवन काल होगा ये लगभग 5 वर्ष का होगा। ठीक है, पोलिक्स का। और PSLV कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल 3 इसका शॉर्ट फॉर्म है पोयम, इसका नाम दिया गया। ठीक है, और एक्सपोसैट के सफल प्रक्षेपण के साथ, ठीक है, भारत जो है ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे जैसे खगोलीय परिघटनाओं के स्रोतों का अध्ययन करने वाला, ठीक है, और इसकी वेधशाला स्थापित करने वाला दूसरा देश बन गया है। तो यह भारत के लिए एक नई सफलता है। और हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण उपग्रह और उससे संबंधित संस्थान। तो एक है उपग्रह जिसका नाम है RSEM, अर्थात रेडिएशन शील्डिंग एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल। यह जो है हैदराबाद के एक स्टार्टअप जिसका नाम है टेक मी टू स्पेस। ठीक है, टेक मी टू स्पेस या इसके द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है WE-SAT जिसका नाम है वुमेन इंजन सेटेलाइट। ठीक है, तो यह लाल बहादुर शास्त्री महिला प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम जो केरल में स्थित है इसके द्वारा इसे
लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं गीता। याद रखिए जी, गीता सैटेलाइट है। यह इंस्पीसिटी स्पेस लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड ठाणे के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। वहीं रुद्र 0.03 एचपीजीपी यह बेलाट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु के द्वारा इसे लॉन्च किया जाना संभावित है। नासा का साइकी अंतरिक्ष यान मिशन यह क्या है? तो याद रखिए साइकी जो है एक क्षुद्र ग्रह है, ठीक है? तो कभी यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में खबरों में रहा साइकी का संबंध किससे है? तो याद रखिए जो साइकी है यह एक धातु समृद्ध, ठीक है? धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह है, ठीक है? और इसका जो नासा द्वारा इसका फाल्कन हैवी रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपण साइकी नामक, ठीक है, धातु समृद्ध क्षुद्र ग्रह के अध्ययन हेतु इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है? नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। साइकी के बारे में कुछ और जान लेते हैं कि इसकी जो खोज की थी वो इटालियन खगोल शास्त्री थे, उन्होंने की थी। और जिनका नाम है एनिबेल डी गैस्परिस, ठीक है? इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यह ग्रीक पौराणिक ग्रंथों में जो है साइकी को आत्मा की देवी के रूप में इंगित किया गया है, ठीक है? साइकी का अर्थ होता है आत्मा की देवी। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट म्यूरा वन लॉन्च किया गया। म्यूरा वन के बारे में कुछ खासियत देखते हैं कि यह इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है यह उपकक्षीय परीक्षण उड़ान का संचालन करना है। और यह यूरोप का निजी कंपनी द्वारा निर्मित जो है प्रथम रॉकेट है। अर्थात यूरोप की कोई निजी फर्म द्वारा निर्मित यह पहला रॉकेट है, ठीक है? PSLV C-57 मिशन यह हमारे लिए 3 स्टार का 4 स्टार है, ठीक है? ये हमारे लिए 4 स्टार का क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि आदित्य L1 मिशन भारत के लिए एक नई सफलता है, ठीक है? लैग्रांज बिंदु 1 को संदर्भित करता है L1, ठीक है? भारत का प्रथम सौर मिशन है यह, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस कक्षा की दूरी लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर है। करें लैग्रांज बिंदु की, तो दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण के संतुलन की स्थिति को ही लैग्रांज बिंदु कहते हैं। यानी कि ये जो L1 पॉइंट है, यहाँ पर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इक्वल हो जाता है, ठीक है? तो याद रखिए हमारे लैग्रांज पॉइंट है, ठीक है? L1, L2, L3, L4 एंड L5। 7 पेलोड ले जाने में यह सक्षम होगा, या आदित्य L1 मिशन। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे कि आदित्य सौर पवन कण प्रयोग, ठीक है? प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज, सौर निम्न ऊर्जा एक्स-रे वर्णक्रममापी, ये सब इसके थ्रू ले जाए जाएंगे, ठीक है? आदित्य L1 यान जो है वो प्रभामंडल कक्षा में जो परिक्रमा करने में 178 दिन लेता है और यह अपनी पहली परिक्रमा पूरी कर चुका है। नेक्स्ट देखते हैं नभमित्र डिवाइस। नभमित्र डिवाइस का जो ये एक अभिनव सुरक्षा उपकरण है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है जो मछुआरों को मौसम संबंधी पूर्व जानकारी उपलब्ध कराना, ठीक है? अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद के द्वारा इसे डेवलप किया गया है, ठीक है? इसका उद्देश्य जो है वो मछुआरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। लूना 25 मिशन, जिस प्रकार से भारत द्वारा चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया गया था साउथ पोल पर विजिट करने के लिए, उसी तरीके रूस के द्वारा लूना 25 मिशन को भी लॉन्च किया गया। यह रूसी चंद्रयान लैंडर है, ठीक है? जो कि विफल रहा। और इसकी जो लैंडिंग साइट थी वो बोगुस्ला बस्की क्रेटर थी, ठीक है? साउथ पोल के बोगास्लोवस्की क्रेटर। और यह मिशन विफल हो गया। और भारत का चंद्रयान 3 मिशन जो है वो साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल रहा। नेक्स्ट देखते हैं चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, ठीक है? LV-M3-M4 यह चौथी परिचालन उड़ान थी, ठीक है? इसकी। और सॉफ्ट लैंडिंग के की बात करें तो विश्व का चौथा ऐसा देश है जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सक्षम रहा। लेकिन यदि हम बात करें साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग की, तो भारत जो है वो पहला देश बना जो साउथ पोल पर जिसने सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफलता प्राप्त की है। और यह 23 अगस्त को यह परिघटना हुई। तो याद रखिए इसी उपलक्ष्य में इसे
राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में इसे घोषित किया गया था। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। यह भी याद रखें कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। या 3 स्टार का क्वेश्चन हमारे लिए बन सकता है। एपीएक्सएस, ठीक है, एपेक्स, जिसे हम कह सकते हैं अल्फा पार्टिकल एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर, और इसने जो है चंद्रमा पर सल्फर की खोज की है। यह हमारे लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। शनि सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बना। याद रखिए शनि के कितने उपग्रह हो गए, 146 उपग्रह हो गए। वहीं बृहस्पति जो था, जो अभी तक सबसे अधिक उपग्रह जिसके थे, अब 95 उपग्रह उसमें बचे हैं। यूरेनस की बात करें तो यूरेनस के पास 28 उपग्रह हैं, या तीसरे स्थान पर है उपग्रहों के मामले में। तो शनि ग्रह के टोटल कितने उपग्रह हैं, 146। याद रखिए जो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है, वो उसका नाम है गैनीमेड। गैनीमेड, ठीक है, गैनीमेड इसका नाम है। और यह बृहस्पति का उपग्रह है, ठीक है, यह बृहस्पति का उपग्रह है। यदि हम बात करें दूसरे सबसे बड़े उपग्रह की, तो इसका नाम है टाइटन, ठीक है, टाइटन। यह सेकंड लार्जेस्ट जो है उपग्रह है। यदि हम बात करें सबसे छोटे उपग्रह की, तो इसका नाम है डिमोस, डिमो डिमोस, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।